अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। और मेरे साथ एक बड़े कमाल के गेस्ट, मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त रिजवान शुजा साहब मौजूद हैं। रिजवान शुजा साहब की 2 किताबें अमेरिका से प्रिंट हुई हैं। कमाल के बिजनेसमैन हैं। ये 2 किताबें कासिम अली शाह फाउंडेशन को ट्रांसलेट करने का मौका भी मिला और इन 2 किताबों की तकरीब रुनुमाई इस फाउंडेशन में अरेंज की गई और लोगों ने इनकी किताबों को बहुत सराहा। ये किताबें सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट और ज़िंदगी का जो एक बैलेंस है, जो कामयाबी के लिए एक बैलेंस चाहिए, इन मौज़ूआत पे बड़ी शानदार किताब है। रिजवान साहब एक बड़े कामयाब बिजनेसमैन है और जो एक्चुअली बिजनेस की डेफिनेशन है, मैं समझता हूँ जिस शख्स की पैसिव इनकम नहीं है वो कामयाब नहीं है। यानी जो एफर्ट करके कमा रहा है, वो जितना मर्जी कमा रहा है, वो एक वर्कर है, वो एक्चुअली बिजनेसमैन नहीं है। तो बिजनेसमैन की डेफिनेशन ये है कि उसका पैसा, ये डेफिनेशन भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से डेफिनेशन मैंने ली है कि वो शख्स जिसका पैसा कमाता है और वो सोया हो तब भी उसका पैसा कमा रहा होता है, उसको बिजनेसमैन कहते हैं। वो एक एंटरप्रेन्योर है। तो रिजवान साहब एक बड़े कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं। पाकिस्तान आते हैं, अब इन्होंने हमसे वादा किया है गाहे बगाहे आएंगे और इनका जो विजडम है, इनका जो एक्सपोजर है, वो हमसे शेयर करेंगे। रिजवान साहब क्योंकि जो अमेरिका के और दुनिया के टॉप ट्रेनर्स हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, उनको सुनने का, उनसे सीखने का, उनके साथ बैठने का इनको मौका मिला। और बुनियादी तौर पे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। 90 इलेक्ट्रिकल इनका बैच था यूईटी का। लेकिन एक स्टोरी इनकी मौजूद है पहले से वीडियोस की शक्ल में, जिसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये किस तरह ये अमेरिका पहुंचे और उसके बाद किस तरह इन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश की और किस तरह अपने शौक और मोहब्बत की वजह से ये कोचिंग, ट्रेनिंग और सेल्फ हेल्प की तरफ आए। और इस वक्त ये अपने बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन शौक और मोहब्बत से सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। आज की हमारी सारी गुफ्तगू टोनी रॉबिन्स के हवाले से। तो टोनी रॉबिन्स जिसकी 2 किताबें दुनिया में जो बहुत सराही गई, एक अनलिमिटेड पावर, दूसरी अवेकन द जायंट विद इन। ये दोनों किताबें मुझे इतनी पसंद हैं कि ज़माने तालिब इल्मी मैंने किताब एक पढ़ी अनलिमिटेड पावर, बाद में अवेकन द जायंट विद इन आई, ये भी पढ़ी। इनकी ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल हैं, लामहदूद ताकत और अच्छे फैसले अच्छी ज़िंदगी, इस नाम से। ये दोनों किताबों के जो टाइटल हैं, मेरी फाउंडेशन में क्योंकि वॉल्स बनी हुई हैं किताबों की, दीवारों पे तस्वीरें लगी हुई हैं, तो सेल्फ हेल्प की किताबों के सेक्शन में दोनों किताबों के टाइटल पिछले 8 साल से मौजूद हैं। तो लोग आते हैं, वो तस्वीरें खींचते हैं इन किताबों की कि ये किताबें हमें पढ़नी चाहिए। इन किताबों के हवाले से मैंने बेशुमार इनके जुमले, कोटेशंस कोट भी किए हैं। लेकिन आज जो हम सारी डिस्कशंस करने लगे हैं, वो डिस्कशन टोनी रॉबिन्स की वर्कशॉप की एक एक्टिविटी के साथ जुड़ती है। उसको फायर वॉक कहते हैं। और ये फायर वॉक अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करें, और अभी आपको वीडियोज़ में भी दिख रही होगी, ये फायर वॉक इंसानी अकल नहीं मानती। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में एक ऐसा मुकर्रर है, दुनिया में एक ऐसा स्पीकर है टोनी रॉबिन्स, जिसकी स्पीच, जिसका तकरीर, जिसका एक सेशन, उसके बाद लोगों का एक जो एनर्जी लेवल है वो इतना हाई हो जाता है कि वो एक बिलीव देता है, एक ऐसा यकीन कि आग भी आपको नहीं जला सकती। तो कोई ऐसी कोई मजहबी रस्म नहीं होती, कोई ऐसा कोई रिचुअल नहीं होता, लेकिन लोग अपने एक सबकॉन्शियस की पावर से, अपने अंदर के एक जॉइंट की पावर से, अपनी एक सेल्फ की पावर से उस मकाम पे चले जाते हैं जहाँ पर कोयले दहक रहे होते हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है और वो ढोल की थाप पे उन कोयलों की आग पे चलते हुए पार चले जाते हैं, उनके पाँव नहीं जलते। तो ये सब चीज़ें क्योंकि रिजवान शुजा साहब ने देखी हैं, तो हम आज की हमारी वीडियो हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं बेसिकली टोनी रॉबिन्स को, उसकी किताबों को। मैं तो मिल नहीं सका, मैंने किताबें पढ़ी और मेरी ज़िंदगी में उनकी किताबों का बड़ा रोल है। रिजवान शुजा साहब ने क्योंकि उनके सेशंस अटेंड किए हैं, तो हम डिस्कस करेंगे ये फायर वॉक और जो सेशंस अटेंड किए। गुफ्तगू यहाँ से शुरू करेंगे कि रिजवान शुजा साहब हमें बताइए कि आपने टोनी रॉबिन्स की कौन सी वर्कशॉप अटेंड की, ये कितने की थी? या हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग पे, किताब पे लोग पैसे नहीं खर्चते, खाबे पे, खाने पे, महंगे कपड़ों पे, बूटों पे, इन चीज़ों पे पैसे खर्चे जाते हैं, प्रॉपर्टी पे, गाड़ियों पे, लेकिन शो ऑफ पे, लेकिन लर्निंग पे पैसे नहीं खर्चे जाते। तो जो आपने वर्कशॉप्स की होंगी अटेंड, वो वर्कशॉप्स क्या थी, उनके टाइटल्स क्या थे, उनके वाक़यात के कितने लोग थे, क्या फ़ी थी? First of all, thank you very much for having me and for such a nice introduction. So I'm a student of Tony Robbins और उनकी मैंने 3 से 4 कह लें सेमिनार्स या वर्कशॉप अटेंड किए। एक तो अनलीश द पावर विद इन, दूसरा था बिजनेस मैस्ट्री, फिर एक डेट विद द डेस्टिनी। डेट विद द डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी जो आपकी गोल है, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आप विजुलाइज करते हैं, उसको वहाँ तक आप उसको विजुलाइज करना और वहाँ तक पहुँच जाना अपने इमेजिनेशन में। दैट्स व्हाट इट मीन्स। और एक बिजनेस मैस्ट्री थी जिसमें पूरा
कहते हैं कि 4-5 दिन की थी वो, जिसमें कि ऑलमोस्ट MBA का प्रोग्राम उसने कवर किया था। और एक फिर थी इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंसेस के ऊपर। तो जब मैंने पहली अटेंड की तो उसके बाद जो मेरे अंदर चेंजेस आई, वहीं से मेरी क्या कहना चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं समझता हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट तब होती है जब बंदा इस स्टेज पे पहुँचता है कि वो ये रियलाइज़ करता है कि मैं आज जहाँ भी खड़ा हूँ, अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में, रिलेशनशिप्स में, स्पिरिचुअलिटी में, हेल्थ में, फिटनेस में, वो मेरे अपने डिसीजंस की वजह से है, मेरे अपनी सेलेक्शंस की वजह से है। मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता, किसी पे कंप्लेन नहीं कर सकता कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने ये कर दिया, मेरे बॉस ने ये किया, भाई ने ये किया, बीवी ने, उसकी वजह से हुआ है। आप जब तक ये नहीं मानेंगे कि हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे पे ही आती है, तब तक आप ग्रो करना या इम्प्रूव करना शुरू नहीं करेंगे। यानी कि पहली चीज़ जो मैंने सीखी है कि नो कंप्लेंट्स एंड नो ब्लेम्स, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। ठीक है ना, ये बेसिक प्रिंसिपल है। सही जी। अच्छा, टोनी रॉबिन्स के जो वर्कशॉप्स थी, इसमें क्या सिर्फ अमेरिका के लोग शामिल होते थे या दुनिया भर से लोग आते हैं? सर वो 6 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन उसकी चल रही होती है। वो खुद टोनी रॉबिन्स जो हैं वो भी जाते हैं इंग्लैंड और जर्मनी और डिफरेंट कंट्रीज में, और उनके जो आगे कोचेज हैं, ट्रेनर्स हैं, वो भी पूरी दुनिया में जाते हैं। अच्छा, ये वर्कशॉप्स इनकी आप अगर बताना चाहें कि इनकी कॉस्ट क्या थी, इनकी टिकट कितने की थी? मैं असल में ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो वो बातें करते हैं जी फलाना ट्रेनर पैसे लेता है, ये कम लेता है, ये ज़्यादा लेता है। मैं बताना चाह रहा हूँ उधर जो कल्चर है लर्निंग का और ट्रेनिंग का कल्चर है वो क्या है, यानी उसकी अगर हम बात करें कॉस्ट तो वो क्या है? सर जो सबसे महंगी क्लास थी वो थी बिजनेस मैस्ट्री। अच्छा जी। उसकी कॉस्ट थी $10,000 पर पर्सन, एक बंदे की। और इसमें कितने लोग शामिल थे? इसमें मेरा ख्याल है 4,000 लोग थे, अगर मुझे सही याद हो। बहुत बड़ा $10,000 और 4,000 लोग शामिल, यानी मुझे तो कैलकुलेटर चाहिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। और ये कितने दिन की थी जी वर्कशॉप? 5 दिन की थी। 5 दिन की वर्कशॉप थी, तकरीबन 10 घंटे की। तो उसमें क्योंकि हम ग्रुप में गए थे 3-4 लोग, तो हमें डिस्काउंट मिल गया 6,600 पर पर्सन। ओके, ठीक जी। फिर भी सर बड़ी अमाउंट बनती है, बहुत बड़ी अमाउंट। अच्छा, और जो बाकी वर्कशॉप्स थी उनकी अमाउंट क्या? वो इतनी ज्यादा नहीं थी। अनलीश द पावर विद इन थी, उसकी मेरा ख्याल है $800 थी, और वो 3 दिन की थी। फिर भी पाकिस्तानी रुपीस में अगर कहें तो वो 2 लाख रुपए तक बन जाता है जैसे। और जो थी डेट विद डेस्टिनी, वो भी हजारों में थी। इफ आई हैव टू गेस आई वुड से $2,000। ओके। अच्छा, अब यानी कि एक बात तो यहाँ से रिजवान साहब पता लग जाती है कि वहाँ पर जो ट्रेनिंग कल्चर है वो वहाँ पहुँच गया है। एक तरक्की याफ्ता अमेरिका इज अ पावर और दुनिया को चला रहा है जी अमेरिका, ये तो हमें मानना पड़ेगा। वो वहाँ पहुँच गया है जहाँ पे लोग ट्रेनिंग पे इतने पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। ये किसी माशरे की शऊरी सतह, इंटेलेक्ट, अक्ल और फहम की अलामत है कि वो माशरा इतना तरक्की कर गया है कि वहाँ पर लोग लर्निंग पे, जी अर्निंग पे नहीं, लर्निंग पे, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि लर्निंग और अर्निंग जुड़ी हुई है। जो बंदा अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है आखिरकार वो कमाने भी लग पड़ता है और ज्यादा कमाने लग पड़ता है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगा, उनकी किताबें भी बिक्री होती हैं इस तरह? बेसिकली सर वजह उसकी ये है कि हमारे माशरे में क्यों लोग पैसा खर्च नहीं करते ट्रेनिंग पे, कोचेस पे या लाइफ कोच पे। वजह उसकी ये है कि कोई भी इंसान जब वो इवॉल्व होता है 9 तक उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी उसकी स्टार्ट होती है 5th स्टेज से। जब वो 6th में ग्रेजुएट होने वाला होता है तो उस वक्त उसकी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी स्टार्ट होती है, यानी उसको ये रियलाइजेशन शुरू होती है कि मैं ठीक हूँगा तो चीज़ें ठीक होंगी। माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। ठीक है ना, जो बाहर चीज़ें जो खराब है वो इसलिए खराब है कि मैं अंदर से खराब हूँ। बिल्कुल ठीक, अंदर से ठीक हूँगा तो बाहर चीज़ें ठीक होंगी। हमारे माशरे में अच्छा उसके बाद ही इनोवेशन और क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है। ठीक है जी। हमारे माशरे में अक्सर लोग उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप जरा कलेक्टिव, मैं इसको वैसे तो हम जज करने लगे हैं माफ़ी के साथ, अगर हम इस माशरे को 22-24 करोड़ का ये माशरा और मुल्क है, हमारा अपना मुल्क है, हमें बड़ी मोहब्बत है इससे, ये इंटेलेक्चुअली कह लें या ये ईगो के अगर हम कह लें स्टेजेस में, किस स्टेज पे स्टक हैं ज़्यादातर लोग? सर मेरा ख्याल है कि 4th पे होंगे, या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है वो 6th पे भी आ जाते होंगे। ओके, मैक्सिमम। लेकिन अगर हम 4 को एवरेज कह लें, 4th स्टेज क्या होती है? सर 4th स्टेज पे तो बंदा अभी भी उस लेवल पे होता है कि वो अपनी कोई गलती नहीं मानता, उसमें कंप्लेन बहुत हाई होती है, ब्लेम बहुत हाई होती है, एकदम किसी भी फेलियर का रीज़न दूसरे पे डाल देता है या एनवायरनमेंट पे डाल देता है, एक्सेप्ट नहीं करता, उसमें रिएक्शन होता है, लड़ाई फौरन करता है, और उसमें ज़ोर ज़ोर से बातें कर देना
या क्या कहना चाहिए मैनिपुलेट करना चीज़ों को, वायलेंस और इस तरह की चीज़ें, कंप्लेन, ब्लेम, ये काफ़ी हाई होती है। और वो कभी भी किसी लॉ को या मॉरल कोड को अगर फॉलो कर भी रहा है ना, इट इज़ फ्रॉम द फियर ऑफ गेटिंग कॉट और पनिशमेंट। ये दिखावा है उसका, दिखावा नहीं कि पुलिस पकड़ लेगी इसलिए मैं चोरी नहीं कर रहा। आप समझ रहे ना, उस डर से अगर उसको कोई ये फियर ना हो फिर वो कर लेगा। ओके, आप समझ रहे ना, मैं समझ गया। जब आप 6 स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो फिर उसकी वैल्यूज इतनी हाई होती हैं, फिर तो वो गिविंग की स्टेज पे होता है। हेल्प 6 स्टेज क्या है जी बेसिकली, मैं जानना चाहूंगा। 6ठी स्टेज क्या है जी? 6ठी स्टेज में ये होता है कि आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि मैं ठीक हूंगा तो चीजें ठीक होंगी। फिर आप ये टोनी रॉबिन्स की क्लासेस, कोर्सेज और ये चीजें अटेंड करते हैं, फिर आपकी जो जर्नी है और ग्रो होना शुरू हो जाती है। और जो टॉप है वो 9th स्टेज है। वो 9th, थोड़ा सा बताइए 9th स्टेज क्या है सर? 9th स्टेज तो फिर बहुत ही ज्यादा, अगर मैं 6 से थोड़ा सा बताऊं तो फिर वो आएगा। 6 में ये होता है कि आपके अंदर ना ग्रोथ और प्रोग्रेस की नीड स्टार्ट हो जाती है, यानी लर्न करना, सीखना है, फाइनेंसेस में, करियर में, एजुकेशन में, फिटनेस में, किसी भी रिलेशनशिप्स में, स्पिरिचुअलिटी में। ग्रोथ एंड बाहर तो ऐसा लगता है कि हर बंदे को ग्रोथ एंड प्रोग्रेस चाहिए, लेकिन असल में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ये है कि जैसे हमें कहा गया कि तुम्हारे मैट्रिक में नंबर नहीं आए तो बहुत बुरा होगा, FSC में नहीं आए, इंजीनियर नहीं बने तो जॉब नहीं मिलेगी, घर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे। तो हम फियर ऑफ फेलियर से ड्रिवन थे, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ, हमारे अंदर इंस्टिल नहीं की गई थी डिजायर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, राइट, ऑफ टू कन्वर्ट आइडियाज इनटू रियलिटी। वो 6 स्टेज पे आ जाती है। अभी वो पैसों के लिए या उनके साथ क्या चीजें आएंगी उसके लिए नहीं करा, टू कन्वर्ट आइडियाज इनटू रियलिटी। वाह, यू नो, इससे नेक्स्ट स्टेज क्या है? मेरा तो एक क्यूरियोसिटी और तजस्सुस इतना बड़ा है, मेरा दिल कर रहा है मैं ये पूछूं। जब वो 7th स्टेज पे आता है तो उसके अंदर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस तो है ही, लेकिन गिविंग की नीड भी आ जाती है। गिविंग बैक टू इट्स पीपल, टू कंट्री, टू इट्स कंपनी। उसकी लॉयल्टी जो है ना अपने मुल्क के साथ, लोगों के साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपने कस्टमर के साथ, वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। क्या बात है। फिर वो जो है ना उस पे कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की मदद और रहमत और बरकत आ जाती है, आनी शुरू हो जाती है। क्या बात है। जब आप नेगेटिव इमोशन, यानी इस वक्त आपने 7th में अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ईगो है, जैसे हेट है, जेलसी है, एंगर, उसको टेम कर लिया है। खत्म कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है, दब सकती है, कम हो सकती है, तो फिर वो अल्लाह की रहमत आ जाती है। जैसे हमने बात की थी कि दरवेशों का ये तो मकाम है, कहीं दरवेशी शुरू होती है। दरवेशी 9th पे। अच्छा, 9th पे पड़ी। अच्छा, 8th पे क्या है सर? 8th पे ये है कि आपके अंदर अभी भी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस की नीड है, लेकिन गिविंग की नीड बहुत हाई हो गई है। अच्छा जी। मिसाल के तौर पे बिल गेट्स हैं या और भी बहुत सारे आपने नाम लिए, बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, अपनी पूरी जायदादें दे दी। क्या बात है, राइट। लोग कहते हैं ना कि जी वो जो बिलियन ऑफ डॉलर होंदे ने लोकां कोल ते दे देंगे, तो भाई तुसी उसी रेशो नाल दे दो, राइट। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $100 है तो तुसी $90 दे दो, बिल्कुल सही, ठीक है ना, लेकिन नहीं दे सकते, ठीक है ना। अब उसकी ग्रोथ और प्रोग्रेस की नीड भी कम है, लेकिन गिविंग की नीड ज्यादा है। अब 9th स्टेज पे जाके उसकी गिविंग की नीड है सिर्फ। वाह वाह वाह, वो सिर्फ दे रहा है, लेना नहीं चाहता, सिर्फ दे रहा है। अब उसमें आ गया अब्दुल सत्तार ईजी साहब आ गए, रमजान चिपा आ गया, मदर ट्रीसा आ गई, बाबा बुल्ले शाह आ गया, या दरवेश, या आपका शम्स तबरेज आ गए, मौलाना रूमी, इस तरह के लोग उस लेवल पे 9th स्टेज, क्योंकि उनको बादशाहों ने भी ऑफर की कि हमारे वजीर बन जाओ या एडवाइजर बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं चाहिए, पहली बादशाह को क्या जरूरत है वजीर बनने की। तो ये तो बिल्कुल मुझे रिजवान भाई ऐसा लग रहा है कि ये टोनी रॉबिन्स ने सारी चीजें सिखाई। नहीं, ये जो 9 स्टेजेस ऑफ ईगो डेवलपमेंट है ना, ये एक साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं अमेरिका में, उनका नाम है सूजन क्विक ग्रॉयथर। अच्छा, उन्होंने एक ये बुक लिखी है। बुक्स और चीजें हैं जी? असल में सर वो क्योंकि प्रोफेसर है, उनकी मार्केटिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं, बहुत कम लोगों ने पढ़ी, क्योंकि मुझे तो शौक है, तो मैंने जिस तरह, हम तो उनकी किताब का टाइटल दिखा सकते हैं, हम हमें वो दे देंगे जी, उनकी तस्वीर या टाइटल दिखा देंगे वीडियो में। अच्छा सर, अब मैं वापस आता हूँ तो मैं पूछना चाहूँगा ये आग पे कैसे चल रहे हैं सर? ये कौन से, किस तरह वो कोई इंजेक्ट करता है, कोई क्या पिलाता है, क्या ऐसा करता है कि टोनी रॉबिन्स ओरिजिनल, यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको ढोंग बता रहा हूं, मैंने वॉक की है, आपने वॉक की हुई है। तो आग पे चलने का जो एक्सपीरियंस था वो क्या ऐसा करता है जिससे लोग आग पे दहकते कोयलों पे चलते हैं? पहले तो वो मोटिवेशनल टॉक्स देता है और एकदम आपको पंप करता है, और ये जो आपका साइंस है उससे भी, यानी कि आपका एड्रेनलिन रश एकदम फायर हो जाता है, ठीक है ना, जिस वक्त आपको कोई जोश या जज्बा आ जाता है। जब मैं वॉक करने जा रहा था और बिल्कुल करीब आया, तो जो सच्ची बात है कि मुझे भी डर लगा कि यार मैं करूं या ना करूं, करूं या ना, पैर जल जाएंगे। फिर मैंने सोचा यार पैर ही जल जाएंगे ना, और क्या होगा, 2 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गया, और क्या होगा, ठीक है ना। और दूसरा जो मेरे आगे थी लड़की, वो कोई 5 फुट की 17 साल की लड़की थी,
वो वॉक कर, मैंने कहा अगर ये वॉक कर गई और मैंने नहीं किया तो मैं सारी जिंदगी सोऊंगा कैसे, ठीक है ना। तो मोटिवेशन दूसरों को देख के भी आ गई। क्या एक माहौल बना हुआ था, और जब उस ड्रिल हो रहा है, ड्रम चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है ना जी, एक खास तरह का माहौल सब उस वक्त मोटिवेटेड है और ड्रम चल रहा है और एक दूसरे को हक करने, मतलब एक ऐसा कंपैशन का और गिविंग का और लव का एनवायरनमेंट था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आप हेट फ्री हो गए, जेलसी फ्री हो गए, एंगर फ्री हो गए। कोई भी कुछ कर लेगा तो आप उसको कोई बड़ी बात नहीं है, क्या आप माफ कर, क्या बात है। और आग पे चल के ये दरअसल एक बिलीव का इतना हाई है। अब होता ये है कि आप कोई भी काम कर जो सोचते हैं नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपने प्लॉट लेना था, नहीं लिया। बिजनेस शुरू करना था, नहीं किया। वेकेशन करने थे, नहीं की। राइट, कोई कोर्स लेना था, नहीं लिया। क्यों नहीं लेते? उसकी वजह ये होती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हो सकता है हमें पता ही ना हो, कॉन्शियस लेवल पे हमें ना पता हो। आप कॉन्शियस लेवल पे ये कहते हैं मैं बिजी था, या ये हो गया, या वो हो गया, या पैसे नहीं थे। सबकॉन्शियस में फियर्स होते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो हमें रोक रहे होते हैं। इसी तरह जब आप एक ऐसा काम कर लेते हैं जिससे आपको डर लग रहा होता है, जैसे आग पे चलना, तो वो आपके लिमिटिंग बिलीफ सप्रेस हो जाते हैं। जो लिमिटिंग बिलीफ है कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं ये कर नहीं सकता, या मेरे से नहीं होगा, मेरे पे टैलेंट नहीं है, वो दब जाता है। फिर आपका लिमिटिंग बिलीफ जब दबते हैं तो फियर्स भी दबते हैं और आपकी करेज और फेथ हाई हो जाती है। बहुत आला। जब करेज हाई होती है तो आप फिर अपने गोल्स अचीव करते हैं। मैं अगर, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है और मैं इस वादे के साथ खत्म करना चाहूंगा कि रिजवान साहब के साथ एक पूरी सीरीज, हम ये कह लीजिए रिजवान भाई ने अब वक्त निकाला और ये एक लॉन्चिंग का प्लान कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मेरी बाहर आ रही हैं, मैं कनाडा अमेरिका में शुरू करना चाह रहा हूँ। और रिजवान भाई क्यों मेरे बड़े भाई हैं, मैं सच बता रहा हूँ, इनके साथ मेरा बड़ा एक अदब का, एक इश्क का, मोहब्बत का रिश्ता है। और इनके फादर ने बड़ा सर्व किया, साइकोलॉजी के प्रोफेसर, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस में। तो उनको तो हम मुर्शद मानते हैं, वो हमारे गुरुज़ के भी गुरु हैं। तो आज की नशिस्त में ये आखिरी मैं आपसे इंडोर्स करवाऊँगा बात कि जब आप इतना बड़ा काम कर लेते हैं ना, तो फिर बड़े काम छोटे छोटे लगते हैं। हाँ जी। यार आप कहते हो यार मैं अपनी विल से, अपनी एनर्जी से, अपने एक अंदर के जॉइंट की पावर से अगर मैं आग पे चल सकता हूँ, तो फिर मेरे जिंदगी के मसलों का साइज तो बहुत छोटा है। ये तो मैं छोटा हुआ था तो मेरे मसले बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। ये मैं बड़ा हुआ तो मेरे मसले जो हैं वो छोटे छोटे लगना शुरू हो गए। बात है। वो जो जुमला है किसी स्पोर्ट्समैन का था जिसको कैंसर हो गया, तो उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो किसी ने उससे पूछा कि तुमने अपने सारे जिंदगी के मसलों को कैसे हल किया। उसने कहा कि मैंने सारे मसलों को सोचा कि मेरे सामने खड़े हैं और मैं छोटा हूँ, और इन मसलों की आंखों में आंखें डाल के मैंने मसलों को कहा कि तुम जितने मर्जी बड़े हो, मेरा खुदा तुमसे बहुत बड़ा। कहते जैसे मैंने कहा मेरे मसले छोटे होकर मैं बड़ा हो गया, क्योंकि मेरा खुदा है। अगर मेरा रब है, मेरा अल्लाह है, तो मेरे मसलों का साइज खुद ब खुद छोटा हो जाता है। क्या कहेंगे, ये खुद को इतना बड़ा करना इस यकीन के साथ कि अल्लाह ने ऐसे ही पैदा नहीं किया, तो मसलों का साइज छोटा हो जाता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद दैट, आई सेकंड इट। लेकिन ये करना कैसे है? अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस को टेम करते हैं, अपनी अना को टेम करते हैं, तो ही आपके पॉजिटिव, जब भी कोई नेगेटिव इमोशन होगा आपके अंदर, हेट होगी, जेलसी होगी, तो सारे नेगेटिव इमोशन हाई होंगे। बिल्कुल ठीक है। फियर भी हाई होगा, वरी भी हाई होगा, तो करेज दब जाएगी। अगर आप उसको टेम कर सकते हैं, जो कि मेरी बुक्स में उसके टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, जब आप वो करते हैं तो आपका, जैसे हमने कहा कि अल्लाह के साथ कनेक्शन स्टार्ट होता है। फिर आपके अंदर वो फेथ आता है। अल्लाह की जात में तो आता ही है, लेकिन फेथ कि मैं भी कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, ये मसला मेरे से बड़ा नहीं, मैं टैकल कर लूंगा, करेज आती है, फिर वो चीजें ईजी होना शुरू हो जाती है। मसला तो दिमाग के अंदर ही होता है ना, आपका फियर है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। बहुत सी कामयाबियां आपका इंतजार कर रही हैं, और बहुत सी मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं, बहुत सी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, बहुत से जायके आपकी जुबान ने चखने हैं, बहुत से नज़ारे आपकी आंख ने देखने हैं, और बड़े म्यूजिक है जो आपके कान ने सुनने हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू। पॉजिटिव होप के साथ, उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। कमिंग डेज में रिजवान भाई की मेरी कुछ वर्कशॉप्स भी आ रही हैं, वो भी आपने अटेंड करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।